गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 इकाई 1 खाद तथा उर्वरक। इसमें बच्चों हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर मृदा की परिभाषा। यहाँ पर देखिए आपको कई पॉइंट दिए गए हैं। मृदा की परिभाषा, मृदा घटक, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, कृषि के दृष्टिकोण से मृदा वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार की मृदा के गुण दोष, अच्छी मृदा के गुण, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मृदा है क्या। आप सभी जानते हैं मृदा मतलब होता है मिट्टी। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो इसी बात को यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा क्या है। तो मिट्टी आप सभी को मालूम होगा क्या है। कह रहा है कि हमारे घरों, गांवों एवं शहरों के चारों तरफ जो हरियाली, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां दिखाई देती हैं, यह सब पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग की देन है। यह सब पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग की देन है। कह रहा है पृथ्वी इस संसार का आधार है। इस संसार का आधार कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी किसको कहते हैं? जिस पर हम खड़े हैं। बच्चों, विद्यालय, घर, कल कारखाने आदि सब इसी पृथ्वी पर बने हैं। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है बच्चों। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है। कह रहा है हमारे देश में धरती को धरती माँ कहते हैं। हमारे देश में धरती को धरती माँ कहते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण अपना सब कुछ देकर करती है, उसी प्रकार यह धरती हम लोगों को जीने एवं सुख सुविधा की सभी वस्तुएं देती हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, जिन पर हम सभी लोग रहते हैं, मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भाग पर हम रहते हैं सभी लोग, उसे मिट्टी, भूमि, माटी या मृदा कहते हैं। बच्चों, अब मृदा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मृदा किसे कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ, जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मृदा की भी उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय साथ साथ में किसकी उत्पत्ति हुई? मृदा की। जिसकी जानकारी आदि मानव ने भोजन के अभाव में जंगलों में प्राप्त की। जंगलों में प्राप्त की। कह रहा है आदि मानव जब जंगलों में पशुओं तथा पक्षियों से अपना पेट न भर सका, तो जगह जगह पत्थरों एवं लोहे की सहायता से खेती करने लगा। खेती करने लगा। जब खेती करने लगा तब क्या हुआ? उसे मृदा या भूमि की जानकारी प्राप्त हुई। खेती कहाँ पर करते हैं? जमीन में ही ना, मिट्टी में ही ना, भूमि पर ही ना। तो बच्चों, जब आदि मानव खेती करने लगा तब उसे जानकारी हुई कि मृदा क्या है। विद्वान पैलसी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। किस सन में बात बताए थे? 1563 में। जब गोबर खेत में मिलाया जाता है तो कुछ चीजें खेत में पुनः मिल जाती है। कुछ चीजें खेत में पुनः मिल जाती है जो उनमें से निकाल दी गई थी। वान हेमोंड 1577 से 1644 में ने पानी को पौधों का मुख्य प्राण भोजन बताया।
पौधों का मुख्य भोजन किसको बताया? पानी को। पानी जितना अधिक मटमैला होगा, पौधों की वृद्धि उतनी ही अच्छी और अधिक होगी, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि पौधों को पानी की अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है जो मृदा में मिलती है। कह रहे पानी के अलावा और भी अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता पौधों को होती है, जो कि किस में मिलती है? मृदा में मिलती है। बच्चों देखिए, आगे लिखा है कि पेड़ पौधे एवं वनस्पति अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? मृदा से प्राप्त करती हैं। पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से लेते हैं। मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं पशुओं से प्राप्त करते हैं। बताया कि पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से भोजन मृदा से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपना भोजन किससे प्राप्त करती हैं? मृदा से। और पशु अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों और वनस्पतियों से। और मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे, वनस्पतियों और पशुओं से। तो बच्चों कहा जा सकता है, कहा गया है यहाँ पर देखिए कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि मिट्टी या मृदा न होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था। क्योंकि मिट्टी से ही क्या उत्पन्न होता है? पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। और पेड़ पौधे वनस्पतियों से क्या, किस पर हमें भोजन मिलता है? पेड़ पौधे और वनस्पतियों से हमें भोजन मिलता है। तो हम अगर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं रहते, पशु नहीं रहते, तो हम यहाँ पर जीवित नहीं दिखाई पड़ते। बच्चों कह रहा है कि अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मृदा क्या है जो वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है? कि मृदा में है क्या जो कि जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए बहुत ही आवश्यक है? बच्चों आगे देखिए, हम लोग मृदा की परिभाषा पढ़ेंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मृदा में है क्या। आगे आपका दिया है बच्चों मृदा की परिभाषा। कह रहा है मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जो चट्टानों, पत्थरों एवं खनिज के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां उगती हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगती हैं और मृदा के बनने में 200 साल से हजारों साल तक लग जाते हैं। केवल मिट्टी बनने में कितना लग जाते हैं? 200 साल से हजारों साल तक लग जाते हैं। और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, लगातार। कह रहा है कि सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं। और मृदा पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का एक माध्यम है। और क्या, मृदा जैविक पदार्थ के साथ साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण भी है। बच्चों इस तरह से हम मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम देखते हैं कि आखिर मिट्टी में क्या क्या मिले रहते हैं। हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, मृदा के घटक। मृदा के घटक जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मृदा में मिला क्या क्या होता है। तो इसे हम कहते हैं मृदा के घटक। मृदा में क्या क्या पदार्थ होता है? बच्चों यहाँ आपका दिया है मृदा के घटक। हमें यह जानना नितांत आवश्यक है
कि मृदा किन किन घटकों से बनी है। इसमें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मतलब मृदा जिस जिस पदार्थ से मिलकर बना है, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है मृदा, उसको मृदा घटक या अवयव कहते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि मृदा के रूप, मृदा घटक के बारे में समझ गए। आगे देखिए, मृदा के मुख्य रूप। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, जो नीचे के रेखा चित्रों से स्पष्ट है। 4 घटक हैं मुख्य रूप से मृदा के, और 4 घटक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ दिया है मृदा के घटक। तो कौन कौन घटक है देखिए। मृदा में यहाँ देखिए मात्रा में पाए जाते हैं, जो नीचे के रेखा चित्र से स्पष्ट है। ये देखिए मृदा ठोस 50%, रंध्रा वकास 50%। मृदा ठोस में मृदा खनिज 45% और जैविक पदार्थ 5%। रंध्रावकाश मृदा जल 25% है और मृदा वायु 25%। ये देखिए आपको इस तरह से वृत्ताकार भाग में बताया गया है। इसको हम नीचे स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मृदा चट्टानों एवं खनिज के टूटने के कारण, मृदा चट्टानों एवं खनिज के टूटने के कारण उनके बड़े छोटे एवं महीन कणों से बनी है। इतना तो जानते हैं। लेकिन जब बड़े छोटे महीन कण हैं तो उन कणों के आधार पर, यहाँ पर लिखा है कि उन कणों के आधार पर, माने मृदा में जो बड़े छोटे और महीन कण हैं, जो चट्टानों के टूटने से, जो खनिज के टूटने से जो कण मिल गए हैं, तो उनका क्या नाम हो जाता है। कह रहा है बच्चों, अब हम मृदा का वर्गीकरण कणों के आधार पर जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। मृदा वर्गीकरण से पहले हमें यह जानना नितांत आवश्यक है कि मृदा कण क्या है। मतलब मिट्टी में मिले हुए कण जो हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बनती है। मतलब चट्टान टूट फूट करके, और जैसे चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान रगड़ खाते 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तभी मृदा बनती है। चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से, चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मोटी एवं महीन बालू बनती है। हम घरों, खेतों एवं नदियों के किनारे प्रायः बालू देखते हैं। बालू जब हवा एवं पानी की रगड़ से और महीन हो जाती है, जो बालू जब पानी और हवा की रगड़ से और महीन हो जाती है, तब सिल्ट या गाद बन जाती है। नालों एवं नहरों की सफाई से जो पदार्थ नीचे तलहटी से निकाला जाता है, ये तलहटी से, तली से निकाला जाता है, वह सिल्ट होता है। सिल्ट के कण टूट टूट कर जब और बारीक हो जाते हैं, तब वे मृत्तिका या क्ले बन जाते हैं। मिट्टी, इसी को कहते हैं मृत्तिका या क्ले। बच्चों, चिकनी मिट्टी मृत्तिका की अधिकता के कारण बनती है। घनखर मिट्टी भी कहते हैं इसके। जब सिल्ट, जो गाद होती है, वह टूट टूट कर बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, ये मृत्तिका या क्ले कहते हैं अंग्रेजी में। और जब चिकनी मिट्टी जिसमें अधिक होती है,
मृतिका की अधिकता के कारण ये चिकनी मिट्टी बनती है। इसे घनखर मिट्टी कहते हैं बच्चों, क्योंकि उनमें धान की फसल अच्छी होती है। किसमें मृतिका में चिकनी मिट्टी की अधिकता जहाँ होती है उसमें धान अधिक होती है, इसलिए इसका नाम हुआ धनखर मिट्टी। आगे देखिए मृदा कणों का आकार। ये मृदा कणों का आकार नीचे दिया हुआ है। देखिए मोटी बालू है 2 से 0.2 व्यास वाला मिलीमीटर का, और महीन बालू है 0.2 से 0.02 मिलीमीटर व्यास। सिल्ट जो है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर व्यास, और मृतिका या क्ले है 0.002 से और कम। इस तरह से हम देखें बच्चों कि हमारा जो कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण जो था, इस तरह से आप देखें। आगे इसमें कौन कौन से किस तरह का व्यास वाला कण होते हैं, तो हमको कौन कौन सा बालू कहना पड़ता है। मोटी बालू, महीन बालू, सेल्ट और मृतिका। आगे देखिए इसमें लिखा है मृदा कणों, जिसमें बालू, सेल्ट, मृतिका के अनुपात के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। कणाकार गठन कहते हैं। कण के आकार के आधार पर इसका गठन होता है, इसका नाम होता है। जिस प्रकार के कणों के सहभागिता के आधार पर मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। देखिए हम किस तरह से इस तरह से बांट लेते हैं। कह रहा है कि इसमें देखिए मुख्य कणाकार वर्ग। एक बलुई मिट्टी में बालू कितना होता है 80 से 100%, और सिल्ट कितना होता है 0 से 20%, और मृतिका कितना होता है 0 से 20%। बलुई दोमट में कितना बालू होता है, कुछ बालू कम हो जाता है, 50 से 80 तक रहेगा। सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है 0 से 50 तक, और मृतिका की मात्रा वही 20% तक रहती है, 0 से 20। तीसरा है देखिए दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी में और कम हो जाता है बालू। यहाँ देखिए 30 से 50 के बीच में, और 30 से 50% के बीच में सिल्ट भी हो जाता है, और 0 से 20% तक मृतिका होती है। आगे चौथा जो है सिल्टी कहते हैं। सिल्टी में कितना बालू और कम हो जाता है, 0 से 20 तक बालू हो जाता है, और सिल्ट 60 से 70 अधिक मात्रा में होता है इसलिए, और ये 30 से 50 के बीच में हो जाता है मृतिका। आगे लिखा है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में इसको मृतिका बोलते हैं। इसमें 0 से 50 पर 0% भी हो सकता है, 0 से 50 भी बालू, 0 से 50 सिल्ट, और 30 से 100 तक मृतिका हो सकती है बच्चों। इस तरह से हम मुख्य कणाकार वर्गीकरण जो हम कणों के आधार पर कर रहे हैं, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, और दोमट मिट्टी, और सिल्ट मिट्टी, और चिकनी मिट्टी। यहाँ पर बच्चों इतना पढ़ने के बाद हमें यह जानना है कि आखिरकार बलुई मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बलुई मिट्टी। और बालू की मात्रा कितना होती है 80 से 100% तक। और ये कहाँ पाया जाता है, नदियों के किनारे पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। और कैसे होते हैं, वर्षा या सिंचाई के जो जल जो उसमें होते हैं तुरंत सोख लेता है। मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व सब नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्वों की कमी होती है। बलुई मिट्टी मुलायम भुरभुरी होती है, जिसके कारण खेत मिट्टी में जुताई, गुड़ाई, निराई आदि में आसानी होती है। आगे
पानी न रुकने के कारण इसमें उगाई जाने वाली फसलों की सिंचाई बार बार करनी पड़ती है। अतः इस प्रकार की मृदा में उन फसलों को उगाना चाहिए जिनमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे फसल हमें बलुई मिट्टी में उगाना चाहिए। बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ एवं चिकनी मिट्टी मिलाकर इनकी जल धारण क्षमता चाहे तो बढ़ा सकते हैं और पौधों के पोषक तत्वों की कायम रखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ऐसी मिट्टी में अरहर, ग्वार, बाजरा, मटर, चना आदि की फसल की जा सकती है। बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे बलुई दोमट। मतलब बलुई और दोमट माने माटी भी उसमें मिला रहेगा, दोनों, इसलिए इसका नाम है दोमट। बलुई दोमट मृदा में बालू की मात्रा 50 से 80 और सिल्ट 50% और मृत्तिका 0 से 20% होती है। अभी आप लोगों को इसमें पढ़ाया सिल्ट और मृत्तिका की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण की क्षमता आ जाती है। और मिट्टी कैसी होती है? भुरभुरी नहीं रहती है, बंध जाती है हल्की से। और इसमें भी वे सभी फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी में भी वे सभी फसल उगाई जाती हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। लेकिन बलुई मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। मतलब उतना जल्दी सिंचाई नहीं करना पड़ेगा और इसमें फसलों की पैदावार उसके अपेक्षा अधिक होती है। आगे बच्चों, उसमें बलुई दोमट था। अब हम लोग देखते हैं दोमट। इसमें देखिए, इसमें सिल्ट की मात्रा, मृत्तिका की मात्रा उसके अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। देखिए, दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। सबसे अच्छी मिट्टी खेती करने के लिए दोमट मिट्टी है। इसमें बालू एवं सिल्ट की मात्रा 30 से 50% एवं मृत्तिका की मात्रा, जो मृत्तिका होती है महीन, वो 0 से 20% होती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। दोमट मिट्टी हवा एवं पानी का संचार बहुत अच्छा होता है। दोमट मिट्टी में हवा और पानी की संचार अच्छी हो जाती है, जिस कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि बहुत तेज गति से होती है तथा फसलों की पैदावार बहुत अच्छी एवं अधिक होती है। इस मृदा में लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। जल धारण क्षमता दोमट मिट्टी के इन दोनों ऊपर जो पड़े उस मिट्टी से अच्छी होती है। जुताई गुड़ाई क्रियाएं इस मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। आगे है बच्चों सिल्ट, जो अभी हम लोग सिल्ट पढ़े। तो सिल्ट में देखिए, सिल्ट मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा बहुत कम और सिल्ट की मात्रा 50 से 70% होती है। और इसे महीन कणों वाली मिट्टी या गाद भी कहते हैं। इस सिल्ट को क्या कहते हैं? महीन कणों वाली मिट्टी या गाद। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक, माने अपने अंदर जल को धरे रहता है बहुत अधिक। पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जुताई करने पर खेत में ढेले बन जाते हैं जो कठोर होते हैं और इनमें सामान्य फसलें नहीं ली जा सकती। मुख्य रूप से धान गन्ना की फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी मृदा में पौधों की जड़ों की
वृद्धि अच्छी नहीं होती, जड़ अधिक बढ़ते नहीं हैं। इस प्रकार की मृदा को कार्बनिक खादों एवं बालू का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। बच्चों, अगला जो मिट्टी है ये अंतिम मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जिसे मृत्तिका या क्ले कहेंगे। इसके बाद हम लोग मृदा का वर्गीकरण जो है कृषि के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे आगे बाद में। लेकिन अब हम लोग ये चिकनी मिट्टी देखिए यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है 5वां दिया है चिकनी मिट्टी, मृत्तिका या क्ले इस प्रकार की सबसे अधिक कठोर। इस प्रकार की मृदा सबसे अधिक कठोर होती है। जो ये मिट्टी है बहुत कड़ा, इसमें मृत्तिका की मात्रा 30 से 100% तथा बालू और सिल्ट की मात्रा दोनों मिलाकर 0 से 50, माने 0 भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं जिनका आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। पानी मिलने पर इसके कण फूलकर आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की मृदा को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। इस मृदा के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। चिकनी मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन कठोर होने के कारण इसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती। चिकनी मिट्टी में हल चलाने पर बैलों को अधिक बल लगाना पड़ता है। इसमें धान, गन्ना एवं कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। ऐसी मृदा में क्या होता है, रंध्रावकाश की मात्रा अधिक होने के कारण हवा का संचार अच्छा होता है, लेकिन वर्षा होने या सिंचाई के बाद हवा का संचार रुक जाता है बच्चों। और बालू की मात्रा मिलाकर मृदा को भुरभुरी बनाया जा सकता है। अभी हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़े। अब हम उत्पादन के माने कृषि के आधार पर, उपजाऊ के आधार पर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अगले दिन पढ़ेंगे कि कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण क्या होगा। तब तक हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। गुड बाय बच्चों।